सो नाउ ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड अब देखिए 72.67 पर क्लोजिंग हुई है, 2.5% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। आपके सामने Q2 के नंबर्स आ चुके हैं। Q2 के नंबर्स के बाद बहुत सारे लोगों का कहना है कि एक अपर सर्किट हमें देखने को मिलेगा एंड बहुत सारे लोगों का कहना है कि एक लोअर सर्किट देखने को मिलेगा क्योंकि नंबर बहुत खराब है। अब ऐसे में अपने को नंबर ध्यान से देखना चाहिए कि हुआ क्या है, क्या आप देख रहे हैं ये नंबर्स। बट मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा गिर चुका है नंबर्स। अगर अच्छे हुए तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसके अंदर बहुत अच्छा खासा बाउंस आएगा। तो यही हमें देखना है एंड देखना है कि बिजनेस के अंदर हुआ क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो ओला के साथ घट चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊं कि टीवी वीवी वगैरह पर ना आपके सामने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बोल रहे हैं, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर नहीं बताया गया है। अब जो लोग अच्छा बता रहे हैं मेरे ख्याल से वो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर नहीं बल्कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात कर रहे हैं। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको बिजनेस देखना है तो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ही देखना होगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप नहीं देख सकते। बट मैं आपको बताऊं सब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देख रहे हैं। तो अगर ईयर ऑन ईयर की मान है तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 873 करोड़ से बढ़कर रेवेन्यू पहुंच गया है 1214 करोड़ का। यहां पर अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे -435 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट था आपका 2023 सितंबर में, -379 करोड़ का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट रह गया। तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो अपर सर्किट लगाने वाली बात होगी, क्योंकि कंपनी के अंदर हाल थोड़े से सुधरते हुए लग रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वही चीज अगर आप क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो यहाँ पर होश उड़ाने वाली बात है। अब यहाँ पर अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन देख लेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर -50% थे, वो सुधर कर -31% पर आ गए। ये बहुत अच्छी बात हुई है। बट हाल में जो चीजें हुई हैं उनका इंपैक्ट पड़ा है। फेस्टिव सीजन का अगर कुछ लोग सोच रहे हैं ना कि सितंबर क्वार्टर में फेस्टिव सीजन का यहाँ पर इंपैक्ट पड़ा है तो वो Q3 के अंदर आना है, Q2 के अंदर नहीं आना है। ये बात ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर, जो कि देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर आपका बिजनेस जो है वो काफी खराब हुआ है। 1644 करोड़ से सेल्स गिरकर 1214 करोड़ की रह गई है। आप सोच रहे होंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही सब लोग देखते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर भी देखते हैं भाई। आपने अपना नजरिया है, ठीक है। अब बात इतनी सी है, अगर आप बाई कर रखे होते हैं एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा होता है तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा बताने लगते हैं यार ये नंबर बहुत अच्छे हैं। आप यहाँ पर ना बाई करके छोड़ चुके होते हैं तो आपको परवाह नहीं है, आप कहेंगे और नीचे मिल जाए तो आप क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर बात करने लगते हैं। बट ये छोड़ दीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो आपका और ज्यादा यहाँ पर नेगेटिव साइड गया है। 205 करोड़ से बढ़कर लॉस और ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, 379 करोड़ पहुंच गया। यानी कि सीधा सीधा 174 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है ना आपको चपेट लगी हुई है। ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पर जो है ना जो सही हुआ था थोड़ा सा -12%, वो और भी ज्यादा यहाँ पर खराब हो चुका है, -31% पहुंच गया। अदर इनकम में यहाँ पर सपोर्ट बढ़ा है, 51 करोड़ से 100 करोड़ पहुंच गया, यानी कि 49 करोड़ का जंप है। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर नंबर बिल्कुल खराब है। अगर मार्केट यहाँ पर क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखता है तो ये तो लोअर सर्किट वाले नंबर, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखता है तो एक बाउंस बहुत तगड़ा आने वाला है। एंड ये नंबर मैं आपको बता दूं मिक्स नंबर है। अगर आपको ईयर ऑन ईयर पर एक जंप देखने को मिल जाता है, 10-15 रुपए स्टॉक चल जाता है अगर, तो वो ठंडा भी उतनी जल्दी पड़ जाएगा, क्योंकि वो बाउंस आपका जो है ना एक शॉर्ट टर्म बाउंस, जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे कह दिया कि ये टिकेंगे नहीं, बाउंस बाउंस आएगा लेकिन टिक नहीं पाएगा। इंपॉर्टेंट होगा Q3 का देखना, फेस्टिव सीजन कैसा बीता है भाई। नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो -524 करोड़ से यहाँ पर सुधर कर -494 करोड़ का यहाँ पर जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिल रहा है। अब यही चीज खराब हुई है आपका क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में, -347 करोड़ से लॉस जो है वो इंक्रीज होकर -495 करोड़ पर पहुंच गया। तो आपका क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर बहुत खराब है। अब नजरिया अपना अपना है, आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखना है या क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर, ये एक बात इंपॉर्टेंट। एंड हाल ही में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है, Q2 के नंबर आपके आए, बिजनेस बिगड़ रहा है, ये एक बात समझ में आ रही है। ये बहुत पहले ही समझ में आ गई थी, इसलिए स्टॉक टूटा भी है इस तरीके से। अभी ये ना 157 रुपए या 140, 130, 120 पर जिन्होंने भी बाई कर रखा है, जिनका प्राइस बहुत ऊपर का है, बहुत सारे लोग कहते हैं ये एक फ्रॉड कंपनी है, फेक कंपनी है, ओला टिकेगी नहीं। एक नया नाम दे दिया सोशल मीडिया ने, ओला आग का गोला। ओला आग का गोला, ये नाम ना बड़ा फनी है। बट मैं आपको बता दूं ये यार फ्रॉड कंपनी नहीं है, ठीक है। आप क्या होता है आज के टाइम में कि ऊंचे भाव पर अगर आपने बाई कर लिया, आप कंपनी को सुनाने लगते हैं, जबकि आपकी खुद की गलती है। ये भाव खरीदने वाले थे ही नहीं, ये आपको 2-4 दिन में ऊपर ले गया है ये प्राइस को, 5-6 दिन में, एंड आपको लग रहा है कि ये भाव अच्छा है।
कहाँ से अच्छा है, पूरी दुनिया बात कर रही है कि ये हीरो मोटोकॉर्प के बराबर पहुंच गया। हीरो मोटोकॉर्प कहाँ पर है, ओला इलेक्ट्रिक कहाँ पर है, आपको खरीदना नहीं चाहिए था ये देखकर। आपको लगा आज ही 300 रुपये हो जाएगा, आपको लगा आज ही 400 रुपये हो जाएगा। नहीं होता बॉस, नहीं होता। आज के टाइम में ना सब फंसे हुए हैं इस तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर। अब यहाँ पर ना आपके सामने ये 76 रुपए के ऊपर नहीं निकल पा रहा। और यहाँ पर ना अब देखेंगे 8 नवंबर को लोग किस तरीके से बाई करके गए हैं। तो भैया 35% की डिलीवरी क्वांटिटी है, डेली बेसिस पर इतनी क्वांटिटी हमें देखने को मिल रही है। कुछ खास यहाँ पर जो है ना लोग पोजीशन बनाकर नहीं गए, कोई बाई करके नहीं गया। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सॉलिड बाई करके गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। तो मंडे को कुछ भी यहाँ पर पॉसिबल है, आपको लोअर सर्किट भी पॉसिबल है। लोअर सर्किट ना हो क्योंकि बहुत ज्यादा गिर चुका है तो आपके सामने गिरावट तो पॉसिबल है ही, क्योंकि गिरावट की एक्सपेक्टेशन तो थी। फेस्टिव सीजन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा Q3 के अंदर। तो Q3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हो जाता है देखना कि फेस्टिवल सीजन कैसे बीते। सभी ऑटो कंपनी का यही हाल है, इनका अकेले का हाल नहीं है। आप बजाज ऑटो देखिए 4,000 रुपए नीचे चल रहा है अपने हाई से, तो ये हाल चल रहा है। हीरो मोटोकॉर्प देखिए वो भी बहुत ज्यादा हाई से अपने नीचे काम कर रहा है। तो ये सब चल रहा है मार्केट के अंदर। बात इतनी सी है कि अभी समय जो है वो ठीक नहीं चल रहा है ऑटो में, चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो। तो यहाँ पर थोड़ा इंतजार करिएगा। बट यहाँ पर फ्राइडे के दिन कोई बाय करके नहीं गया ऐसा। एंड अभी ना म्यूचुअल फंड का डेटा आ चुका है, ये आपका अक्टूबर का नवंबर में। अब आज ना 9 नवंबर चल रही है, सितंबर का डेटा है आपके सामने। सबसे बड़ी जो स्कीम ने पैसा डाल रखा था ऐसे स्टॉक के अंदर वो है मिरई असेट लार्ज एंड मिड कैप फंड। उसके बाद मिरई असेट ELSS टैक्स सेवर फंड ने सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पर डाल रखा है। उसके बाद SBI काउंटर फंड आता है। तो यहाँ पर आपके सामने 297 करोड़ की वैल्यू, 259 करोड़ की वैल्यू थी। 15% का घाटा था इन दोनों स्कीम्स को। वही चीज आपका जो लेटेस्ट डेटा है अक्टूबर, आज 9 नवंबर है इसीलिए मैं कह रहा हूँ 10 नवंबर तक ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए डेटा। आपके सामने अभी तक स्कीम्स गायब है। 99% चांसेस है ये दोनों स्कीम्स जो है वो अपना बेच बाच कर निकल गई है ओला इलेक्ट्रिक से। बात ये है, तो ना यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियसली रहिएगा। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने हाथ खींच लिए, ये कोई खराब बात है क्या भाई? लॉस में काटे हैं उन्हें, वो लॉस में निकले, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए जिन्होंने भी 90 पर बाय कर रखा है या 80 पर बाय कर रखा है बॉस, एक बार चांस अगर मिल जाए तो आप निकल सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं आपको एक रियल बात बताऊं, भावेश अग्रवाल के ऊपर अभी जो भी चल रहे हैं दिक्कतें, वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। यकीन मानिएगा ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। यहाँ का जो इन्वेस्टर है वो मेच्योर इन्वेस्टर नहीं है। जब आपको हो जाएंगे ना 5-6 साल हो जाएंगे मार्केट के अंदर, आपके अंदर मेच्योरिटी आ जाएगी मार्केट के अंदर कैसे आपको बिहेव करना है, ठीक है। पहले मैं भी बचपना में रहता था, आज के टाइम में बहुत अलग रवैया है मेरा। मैं तब का देखता हूँ अपने आप को, मैं आज का देखता हूँ अपने आप को, जमीन आसमान का अंतर है। जो लोग नए लोग हैं ना 4-5 साल रहेंगे मार्केट के अंदर, वो देखेंगे चीजों को तो वो अपने आप ही जो है उनका बात करने का तरीका अलग हो जाएगा, ठीक है। आप सारी चीजें देखने स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है, जरा सा आपको घाटा हुआ नहीं, कंपनी यहाँ पर जो है ना फ्रॉड घोषित कर देते हैं यहाँ के लोग, ठीक है। भावेश अग्रवाल के ऊपर जो भी है, मतलब वो पर्सन ना, उनको बहुत कुछ सीखना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओला को वो डुबा देगा, ये ध्यान रखिएगा। बट अभी ना उनके सीखने में बहुत टाइम लगेगा, उनको बहुत दुनियादारी अभी सीखनी है। अभी वो शायद रूबरू नहीं हुए हैं, एक बात ये क्लियर है। उनकी जो लैंग्वेजेस है एंड जो बात करने का तरीका है, हाइपर होने का तरीका है, वो सारी चीजें अभी क्लियर होनी है, ठीक है। अभी जो इमेज खराब हुई है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की वजह से नहीं हुई है, उनकी खुद की छवि खराब हुई है उनकी खुद की बातों से, ठीक है, जो उन्होंने सोशल मीडिया पे कर रखी है। ये नहीं करना चाहिए था बट उन्होंने कर दी। अब वो एक अलग बात है, ठीक है ना, उनमें मेच्योरिटी आएगी, बढ़िया तरीके से बात करना सीखेंगे, ये कंपनी भी टॉप पर जाएगी। बट अभी वो समय नहीं है। जब तक वो सीखेंगे ना तब तक के लिए जो प्राइस आप दे रहे थे, वो पे कर रहे थे, वो गलत था। आपका पैसा भावेश अग्रवाल पर लगा है, ना कि यहाँ पर ना सिर्फ आपने स्टॉक में डाल दिए पैसे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो वो चीज ना आपको क्लियर होनी चाहिए। बुक वैल्यू के आसपास मिले, आपने जो भाव तय कर रखा है, देखिए बुक वैल्यू से और करंट भाव में ना कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, 30 रुपए का ही अंतर है, इतने ही अंतर रह गया, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब वो आपकी अलग इच्छा है कि आप 10 रुपए के लिए बैठे हो। अगर वो 10 रुपए भी मिलेगा ना तो वो भी यहाँ पर ना एवरेज करने के लिए काम आएगा, क्योंकि ना ये न्यू एज कंपनी है, ठीक है ना। यहाँ पर रिस्क तो है बट पैसे बनाने का जो एक है ना तरीका है या समय है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोचना है ना, 5-6 साल के लिए सोचिएगा। अगर ये बुक वैल्यू के पास मिले, बुक वैल्यू के पास मिले, आंख मीच कर यहाँ पर जो है ना इन्वेस्ट कर देना है अगर आप चाहें तो। एंड उसके बाद छोड़ देना है खुद को ये कहकर कि भाई मैंने सोना खरीदा, सोना अब घर में रखा हुआ है,
जैसे कि आप गोल्ड खरीदते हैं, गोल्ड कॉइन नया आप खरीद लेते हैं वगैरह वगैरह, उसको एक लंबे टाइम के लिए रखते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर जो है ना छोड़ देना है, एंड डेली डेली बेसिस पर प्राइस नहीं देखना है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अभी तो यार रियल में अगर पूछो तो सब कुछ खराब है। Q3 के नंबर जो है ना वो और भी ज्यादा बकवास आने वाले हैं, बिकॉज ऑफ जब किसी की गाड़ी नहीं बिक रही ना, तो अभी तो क्या है, उसके ऊपर डाउट है, स्कूटर के ऊपर डाउट है कि डर लग रहा है लेने में कि अगर मैं लूंगा ये स्कूटर तो 10 दिन बाद खराब तो नहीं हो जाएगा, मुझे सर्विस सेंटर तो नहीं जाना पड़ेगा। तो अभी ये वो डर भी है, तो वो डर कुछ क्वार्टर तक रहेगा, हमेशा नहीं रहने वाला है, ठीक है। वो छवि एकदम सुधर जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अभी हाल फिलहाल में ये प्राइस पे करने का नहीं था। अगर आपने 150, 140, 130 के भाव पर पे किया है स्टॉक को, तो बॉस आपने गलत भाव पे कर दिया है। अब आप एवरेज की स्ट्रेटजी अपनाइए, क्योंकि आप हैं लॉसेस में। अगर ये मिले बुक वैल्यू के आसपास, बुक वैल्यू के पास ही यहाँ पर जो है ना लॉन्ग टर्म का सोचना है। मार्केट तो वैसे भी खराब है, एंड आपका तो यहाँ पर जो है ना दिक्कत ही दिक्कत है। बट वो दिक्कतों से निकलेंगे, लेकिन वो प्राइस आ जाने दीजिए, मार्केट भी प्राइस देखता है। एक बार प्राइस आ जाएगा ना मार्केट के अंदर, मार्केट ही अच्छी अच्छी बातें करने लगेगा, यकीन मानिए। तो ये बात आ जाती है। अब अपने प्राइस पर टिके रहिए। जो भी आपने सोच रखा कि 50 रुपए पर मिल जाएगा तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोचूंगा, 500, 1000, जो भी शेयर आपका यहाँ पे जो है ना, जो श्रद्धा से आपको करना हो वो करिएगा, बट अपने प्राइस पर टिके रहिए। एंड वो बुक वैल्यू और इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अभी अगर आप देखोगे तो मैंने लास्ट यहाँ पर आपसे कहा था 2 दिन पहले, क्या माफ कीजिएगा कि कल का मैंने आपके सामने डेट रखी कि कल Q2 आ रहे हैं, Q2 कल नहीं आए। वो एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट में बोल गया, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। बट यहां पर आपके सामने मैंने आपसे कहा था 76 रुपए, ये 76 रुपए निकाल नहीं पाया। आप देखो कल की डेट में ये जो कैंडल बनी है, ये ऊपर तो गया 76 के, टिक नहीं पाया, क्लोजिंग नीचे हुई। एंड कल की डेट में भी 2.5% नीचे। एंड ये जो कैंडल बनी है ये बता रहा है कि और डाउनसाइड आ सकती है, बट देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर मंडे के दिन अपने को पता चलेगा। मंडे के दिन कोई अपसाइड भी आई ना, तो उस पर ज्यादा भरोसा मत करिएगा इन नंबर्स के बाद, ठीक है। क्वार्टर दर क्वार्टर खराब है, तो एक मौका मिल जाएगा लोगों को शॉर्ट करने का। अगर तेजी आई कहां तक आ सकती है, 84, बस। उसके बाद अपने को डाउन कहीं ना कहीं देखना है। बट लॉन्ग टर्म का इस प्राइसिंग पर मत सोचिएगा, बिल्कुल नहीं सोचिएगा। अगर वो ऊपर बढ़ जाए ना, छोड़ दो उसको, छोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है। कुछ नहीं करना है, वो बुक वैल्यू के आसपास मिले तभी कुछ करना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना है, शांति से बैठिए। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। लॉन्ग टर्म वालों यहाँ पर कुछ ध्यान दीजिए। लोग जो ट्रैप है हायर साइड, वो अगर निचले लेवल मिले तो ही एवरेज करिएगा, अदरवाइज आपके प्राइसेस कोई बहुत बड़े, कोई बहुत दूर के नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है आपको काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेसिस से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है तो आप दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।